हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। क्लास 10th की अगली जो परीक्षा है वो है 26 फरवरी को इंग्लिश का। एंड आपको इतना पता होगा कि लिटरेचर सेक्शन से सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 40 मार्क्स का। जिसमें से जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट की किताब है ना, इसमें से 28 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पोयम और स्टोरी दोनों ही शामिल है। सो इस वीडियो में अभी मैं आप लोग को जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो स्टोरी के हों या फिर पोयम्स के, दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में 100% छपा हुआ रहेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से करके जरूर जाना। चलो यहाँ से मैं आप लोग को चैप्टर वाइज सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। एंड आगे के वीडियोस में जो हमारी फर्स्ट ये फुटप्रिंट विदाउट फीट, रीडिंग पोर्शन का, राइटिंग, ग्रामर, इन सब का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। तब तक चैनल को ना सब्सक्राइब करके जरूर रखे रहना। तो चलो यहाँ से पहला चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि है व्हाट वेयर लैंचोज फीलिंग व्हेन हेल स्टॉप्स। जब हेल रुक जाता है तो लैंचो की फीलिंग्स क्या रहती है। तो जब हेल रुकता है तो लैंचो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पूरी फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। फसल किस चीज़ की होती है? तो कॉर्न की। तो वो देखता है कि उसके खेत में तो अब कोई कॉर्न बचा ही नहीं है। तो और उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि अब उसको पूरा साल भूखा रहना पड़ेगा। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लैंचो एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। पोस्टमास्टर जो था वो लैंचो को पैसे क्यों भेजता है और वो साइन लेटर में गॉड का क्यों देता है। तो पोस्टमास्टर लैंचो को पैसे इस वजह से भेजता है क्योंकि लैंचो को गॉड पे ना काफ़ी ज़्यादा विश्वास था। तो पोस्टमास्टर नहीं चाहता है कि लैंचो को जो भगवान पर इतना विश्वास है तो ये विश्वास उसका टूटे, विश्वास बचा हुआ रहे। इस वजह से पोस्टमास्टर लैंचो को पैसे भेज देता है एंड लेटर में वो साइन गॉड का देता है कि गॉड ने ये पैसे तुम्हें दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर वाज लैंचोज हाउस लोकेटेड एंड व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो का घर कहाँ पर स्थित था और लैंचो को किस चीज़ का होप था। तो लैंचो का घर स्थित था टॉप ऑफ द हिल पर एंड लैंचो होप कर रहा था एक अच्छी शोवर का, मतलब एक अच्छी बरसात का। नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है वो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चैप्टर बड़ा है लेकिन इसमें से मैं केवल आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और यही क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 ऑब्लिगेशंस रेफर्ड बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अनुसार मनुष्य के 2 कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार मनुष्य के 2 कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य तो मनुष्य की फैमिली को लेकर है, यानी उनके पेरेंट्स, वाइफ या उनके बच्चों को लेकर। और दूसरा जो कर्तव्य है वो पीपुल्स में रहने वाले लोगों, जैसे देश में रहने वाले लोग यानी कंट्री को लेकर है और कम्युनिटी को लेकर है। उनके लिए भी मनुष्य का ये कर्तव्य होता है कि उनके बारे में भी सोचे, उनका भी ध्यान रखे। एंड इसमें आपका ये क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मंडेला ने अपने स्पीच के दौरान जो बातें कही थी उसको एक्सप्लेन करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर फिलहाल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसको आप गूगल पे सर्च करके देख लेना जिसका आंसर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें से पहला पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट क्वेश्चन है ए पायलट इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड। जो पायलट होता है वो स्टॉर्म क्लाउड्स में खो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वो अराइव सेफली कर पाता है, अगर हाँ तो उसकी मदद कौन करता है। तो ऑब्वियसली वो स्टॉर्म क्लाउड से सेफली अराइव कर जाता है एंड उसको हेल्प करता है अनदर पायलट। हालांकि बाद में वो खो जाता है और ऐसा पता चलता है कि ऐसा कोई दूसरा पायलट तो था ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट 2 इसी का है हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पहला है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जरूरत या आविष्कार की जननी है। इसको एक्सप्लेन करना है इस चैप्टर के अनुसार। अब इसका भी आंसर नहीं है, ये भी नेट पे सर्च करना, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाइंग। जो यंग सीगल था उसको उड़ने से क्यों डर लगता था। तो उसको उड़ने से इस वजह से डर लगता था क्योंकि उसको ऐसा फेल्ट होता था, ऐसा महसूस हो रहा होता था कि उसके जो पंख है वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे, वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा, उसको ऐसा महसूस होता था। नेक्स्ट चैप्टर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरी इन एनी फ्रैंक लाइफ। एनी फ्रैंक के लाइफ में डायरी का क्या इंपॉर्टेंस था, इसको डिस्क्राइब करना है। आप समझ सकते हो ये चैप्टर पढ़े हुए होंगे कि डायरी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है एनी फ्रैंक के लाइफ में। तो ये इसका भी आंसर आपको मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जिसके देखो लॉन्ग आंसर से वो मैंने फिलहाल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ये आप गूगल पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है हु हेल्प्ड एनी इन राइटिंग ऐसे एंड हाउ। मतलब ऐसे लिखने के लिए एनी को कौन मदद करता है और कैसे करता है। तो ऐसे लिखने के लिए एनी को मदद करती है उसी की एक फ्रेंड होती है जो कि पोइट्री में काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगला
जो क्वेश्चन है वो है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों की तुलना में। तो इसको एक्सप्लेन करना है बस इस चैप्टर के अनुसार। कैसे? चैप्टर 5 है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है बेकर वाज इंडीड एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। बेकर जो था एक प्रॉफिटेबल, बेकिंग जो था सॉरी, वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। इसको स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कैसे ये बेकिंग जो है एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। एंड अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज कबाई, कबाई क्या था, एंड इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। तो कबाई एक पर्टिकुलर ड्रेस था, एक सिंगल पीस फ्रॉक के जैसा जो कि घुटनों तक आता था। एंड एक क्वेश्चन इसी में है कि बेकर्स को उन दिनों क्या कहा जाता था, एंड पेक्यूलर ड्रेस जो था उसको डिस्क्राइब करना है। तो पोर्टुगीज डेज के दौरान जो बेकर्स था एक तरह का पर्टिकुलर ड्रेस था जिसका नाम था कबाई, और ये ऊपर में ही हमने आप लोग को बता दिया है। तो ये अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ये एक ही है, कोई भी होगा, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। पार्ट 2 है कुर्ग। कुर्ग क्या था? एक सोसाइटी था मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच का, ठीक है, ये एक सोसाइटी है। इसमें क्वेश्चन पहला है डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कुर्ग, कुर्ग का जो नेचुरल ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब करना है। इसका भी आंसर आप देख लेना, फिलहाल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है हमने। एंड कुर्ग इज अ टूरिस्ट पैराडाइज, इसको एक्सप्लेन करना है। ये 2 क्वेश्चन आप कुर्ग से कर लेना। नेक्स्ट पार्ट 3 आते हैं जो कि है टी फ्रॉम असम। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट वाज द ट्रू स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एनी हाउ जरूर कर लेना, एग्जामिनेशन में आता ही है ये कि टी के डिस्कवरी को लेकर 2 स्टोरी कौन कौन से हैं। तो एक जो स्टोरी है वो है चाइनीज़ लेजेंड को लेकर, और दूसरी जो स्टोरी है इंडियन लेजेंड को लेकर। अब ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको जरूर पता होगा कि चाइनीज़ लेजेंड के अनुसार चाय की डिस्कवरी कैसे हुई थी, और इंडियन लेजेंड के अनुसार चाय की डिस्कवरी कैसे हुई थी। अगर आता होगा कमेंट करना कैसे हुई थी, या फिर इसको अच्छे से समझ लेना। आंसर हालांकि हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर आसान है। नेक्स्ट इसमें अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैग्निफिकेंट व्यूज ऑफ द टी स्टेट विद रेफरेंस टू द लेसन। इस अनुसार के अनुसार जो एक अच्छी व्यूज थी टी स्टेट की उसको डिस्क्राइब करना है। एंड इसी में क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज गिवन बाय प्रंजल्स फादर टू राजवीर अबाउट असम टी स्टेट्स। असम टी स्टेट्स के बारे में जो प्रंजल्स के फादर थे वो राजवीर को क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगली चैप्टर है मिसबिल द ऑटर। इसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज मीज पैक्ड इनसाइड द बॉक्स। मीज को बॉक्स के अंदर पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको एयरलाइन वाले मीज को जाने के लिए रोकते हैं, मतलब मीज बुका कहते हैं कि मीज को वो नहीं ले जा सकते हैं, और वो तभी जा सकता है जब वो एक बॉक्स के अंदर भर के उसको ले जाया जाए, तो इस वजह से रुका जाता है। एंड इस वजह से उसको फिर बॉक्स के अंदर पैक भी किया जाता है। अगला चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर हिज फर्स्ट जर्नी। वैली अपनी पहली जर्नी के लिए पैसे किस तरह से बचाती है। एंड व्हाट वाज इट इजी फॉर हर, क्या ये उसके लिए इजी था। तो आंसर इसका है कैसे वो अपने पैसे बचाती है अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए। तो वैली सेव्ड अप द मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी बाई रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू बाई टॉयज बैलून्स पेपरमिंट्स, मतलब इन सब को वो नहीं लेती थी और उसके जगह पे वो पैसे वो बचाती थी। एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, वो इजी था तो नहीं, ये इजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था उसके लिए ये पैसा बचाना, लेकिन इसके बावजूद भी वो 60 पैसा जो होती है वो सेव कर पाती है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डिड वैली रिएक्ट व्हेन सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड। जब वैली एक मरे हुए गाय को रोड साइड में देखती है तो उसका रिएक्शन कैसा रहता है। तो जब वो मरे हुए गाय को देखती है रोड साइड पर तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। हालांकि उससे पहले वो बहुत ज़्यादा जॉय कर रही थी, खुश थी, लेकिन जैसे ही वो मरे हुए गाय को देखती है तो बहुत ज़्यादा फिर वो उदास हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में 22 है कि वैली वाज सेंसिटिव, वो सेंसिटिव लड़की थी, बट एट द सेम टाइम सी वॉज फियरलेस, लेकिन बहुत बहादुर भी थी, एंड क्वाइट डिटरमाइंड। तो इसको एक्सप्लेन करना है कैसे, आप कैसे कर सकते हो सर इस चैप्टर के अनुसार कि वो सेंसिटिव थी लेकिन बहादुर लड़की थी। नेक्स्ट चैप्टर 8 है द सरमन एट बनारस। इसमें से ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है व्हाट डज द बुद्धा से अबाउट द वर्ल्ड, बुद्धा ने इस दुनिया के बारे में क्या कहा था। दूसरा है व्हाट डिड द बुद्धा वांट कीसा गौतमी टू अंडरस्टैंड, जो बुद्धा थे वो कीसा गौतमी को क्या समझाना चाहते थे। एंड 25 नंबर है हाउ डज बुद्धा ब्रिंग अबाउट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन कीसा गौतमीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे जैसे इसमें क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि कीसा गौतमी को वो क्या समझाना चाहते थे, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि कीसा गौतमी को समझाने के लिए गौतम बुद्ध किस प्रकार के वो उदाहरण देते हैं या फिर कैसे वो समझाते हैं। ठीक है।
चलो नेक्स्ट आगे चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। चैप्टर 9 है द प्रपोजल। इसमें क्वेश्चन पहला है हाउ चुबुकोव रिएक्ट व्हेन लोमोव एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू मैरी हिज डॉटर नटालिया। जो चुबुकोव है जो कि नटालिया के फादर थे ना, तो उसका रिएक्शन कैसा रहता है जब लोमोव बताता है कि वो उसकी बेटी नटालिया से शादी करना चाहता है। तो चुबुकोव वॉज वेरी सस्पिशियस एंड थॉट दैट लोमोव हैड कम टू आस्क फॉर सम मनी। पहले तो चुबुकोव को ऐसा लगता है कि जो लोमोव है वो उससे पैसे मांगने के लिए आता है, बट वेन ही केम टू नो द रियल रीजन, बट जब वो आता है और सही कारण जानता है, ही वॉज ओवरवेल्ड विथ जॉय। बट जब बताता है कि नटालिया शादी करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है, क्योंकि ही बिलीव लोमोव वुड बी अ प्रॉफिटेबल मैच फॉर हिज डॉटर, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बेटी के लिए लोमोव एक परफेक्ट व्यक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ डज नटालिया रिएक्ट व्हेन सी कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज। नटालिया क्या रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट करती है जब उसे पता चलता है कि लोमोव तो उसे प्रपोज करने के लिए आया हुआ है, जबकि वो उसे तो लड़ ली थी। तो जब उसको बाद में पता चलता है कि लोमोव तो उससे विवाह करना चाहता है, तो कैसा रिएक्शन था। तो लिखा हुआ है व्हेन नटालिया गेट्स टू नो अबाउट लोमोव मैरिज प्रपोजल सी स्टार्ट्स वेलिंग हिस्टेरिकली। वो वेल करने लगती है जब उसे पता चलता है। तो सी आस्क हर फादर टू ब्रिंग लोमोव बैक, और वो अपने फादर से कहती है कि लोमोव को बुला के वापस लाओ। इट शोज दैट सी इज इवन मोर डिस्परेट टू मैरी लोमोव। इसे पता चलता है कि वो भी लोमोव से विवाह करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है नाइवर्स मस्ट हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ लोमोव एंड नटालिया डू नॉट हैव। मतलब पड़ोसियों में एक अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए थी, जो कि लोमोव और नटालिया में ये नहीं देखा गया था। और इसमें बोला गया है कि जो फाइट हुआ था नटालिया और लोमोव के बीच में, ये पहली फाइट जो हुई थी, तो उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, जो कि ऑक्सन मीडोज को लेकर हुआ था ना, वो सब आपको डिस्क्राइब करना है। स्टोरी के सारे हमने आप लोगों को बता दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब चलिए मैं आपको पोयम के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बताता हूँ। तो पोयम का पहला चैप्टर आपका है डस्ट ऑफ स्नो। अब इसके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सभी पोयम के पोएट के नाम जरूर याद कर लेना, एग्जामिनेशन में आता है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू क्राउ एंड हेमलॉक ट्री। पोएट जो था वो क्राउ और हेमलॉक ट्री को लेकर कैसा रिएक्ट करता है, इसके आंसर्स को लिखना है। एंड अगला क्वेश्चन है फायर एंड आइस से, जो कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है। क्वेश्चन है हाउ कैन फायर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जो फायर है वो इस दुनिया को किस प्रकार से खत्म कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन द पोयम फायर एंड आइस। मतलब इस पोयम में फायर और आइस में कौन से दो व्यूज दिए गए हैं जिसकी वजह से ये जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी, ये इसका आंसर लिखना है। एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्पीकर अलाइनमेंट फॉर दोज हु फेवर आइस। जो स्पीकर है जो आइस को फेवर करते हैं उनके लिए क्या अलाइनमेंट वो देना चाहते हैं। ये 3 क्वेश्चन कर लेना। अगली जो चैप्टर है पोयम की वो है ए टाइगर इन द जू, जो कि लिखा हुआ है लेज़ली नॉरिस के ने। अब लेज़ली नॉरिस द्वारा ये वाला पोयम है। पहला क्वेश्चन है हाउ डज लेज़ली नॉरिस यूज विविड इमेजिनरी एंड मेटामॉर्फिकल लैंग्वेज इन ए टाइगर इन द जू। इस पोयम में लेज़ली नॉरिस ने किस प्रकार के विविड इमेजरी और मेटामॉर्फिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, इसको लिखना है। एंड अगला क्वेश्चन है लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बींग्स। इसके बारे में आपको कमेंट करना, मतलब इसके बारे में आपको ये डिस्क्राइब करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसके पोएट हैं कैरोलिन वेल्स। इसमें पहला क्वेश्चन है राइट द सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। मतलब इस पोयम का जो सम एंड सब्सटेंसेस है वो लिखना है। कहने का मतलब है आपको यही लिखना है। ये जो मेटामॉर्फिकल हम लैंग्वेज का बात किए, विविड इमेजनरी का बात किए, पोइटिक डिवाइसेस है, ये सब आपको उसमें लिखना होता है सम एंड सब्सटेंसेस में। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोयम। इस पोयम का क्या थीम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, इस पोयम का क्या थीम है, आपको ये लिखना है। एंड थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट सजेस्ट इन दिस पोयम टू आइडेंटिफाई द लायन एंड टाइगर। अगर आप लायन और टाइगर को आपको आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए इस पोयम में क्या सजेस्ट किया गया है। नेक्स्ट अगला जो पोयम है वो है द बॉल पेन। इसके जो पोएट है वो है जॉन बैरीमैन। अब इसमें पहला क्वेश्चन है वही कि इसका भी आपको सम एंड सब्सटेंसेस लिखना है। एंड इसमें अगला क्वेश्चन है मनी इज एक्सटर्नल व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस एक्सप्रेशन। इसके लिए पोएट क्या मतलब कहना चाहते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द बॉय फील एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। जब बॉल खो जाता है तो बॉय कैसा फील करता है।
अगला चैप्टर 6 है अमांडा, जिसके पोएट है रॉबिन क्लीन। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोयम रिफ्लेक्ट्स अबाउट अमांडा एंड हर मदर। इस पोयम में अमांडा और उसकी माँ को लेकर कैसा रिफ्लेक्ट किया गया है उसके बारे में लिखना है। सेकेंड है, जस्टिफाई द पोइट्स एल्यूजन टू रेपुंजेल इन अमांडा। एंड थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज अमांडा सी मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम। ये 3 क्वेश्चन कर लो अमांडा से, यही में से आ जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अमांडा का और नहीं आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर 7 है द ट्रीज, जिसके पोएट हैं एड्रेनी रिच। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज एड्रेनी रिच वांट टू कन्वे थ्रू द पोयम द ट्रीज। इस पोयम के थ्रू जो एड्रेनी रिच है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेंज नेवर कम्स इजी, जो बदलाव होता है वो आसान नहीं होता है, इसको फिर से वही जस्टिफाई करना है, मतलब इसके बारे में लिखना है कैसे। एंड थर्ड क्वेश्चन है फिर कि व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। क्या होगा अगर ट्री घर से मतलब बाहर हो जाता था तो खत्म, मतलब आउट हो जाए तो क्या होता। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट कैंट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। ट्रीलेस फॉरेस्ट में क्या नहीं हो सकता है, कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो कि ट्रीलेस फॉरेस्ट में नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका चैप्टर 8 है फॉग, जिसके जो पोएट है वो है कार्ल सैंडबर्ग। अब इसका पहला ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक। पोएट फॉग को किस प्रकार से देखते हैं, मतलब उसको क्या कैसा फील होता है, फॉग कैसा दिखता है। तो एक कैट की तरह, इसका तो आंसर खैर कैट ही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट फॉग इज लाइक अ कैट। इसमें 3 चीज़ें आपको बतानी है जिससे कि पता चले कि जो फॉग है वो एक कैट की तरह है। तो फॉग कैट की तरह कैसे, इसके लिए पहला, इट कम साइलेंटली लाइक अ कैट। ये जो फॉग होती है वो कैट की तरह साइलेंटली आती है स्मॉल फीट की में। इट लुक्स ओवर लाइक अ कैट, वो कैट की तरह दिखती है। इट सिट्स ऑन दी हॉन्चेज लाइक अ कैट, वो कैट की तरह हॉन्चेज की तरह बैठती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 है, डज दिस पोयम हैव अ राइम स्कीम। क्या इस पोयम में कोई राइम स्कीम है। तो नहीं, इस पोयम में कोई राइम स्कीम ही नहीं है। और जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होता है उसको कहते हैं हम फ्री वर्ड्स, याद रख लेना। हाँ, इसमें राइम स्कीम नहीं है, लेकिन इसमें पोएटिक डिवाइसेस हैं। अब इसमें पोएटिक डिवाइसेस क्या है, तो राइम स्कीम तो है नहीं, इसमें हम कुछ लिखेंगे नहीं। पोएटिक डिवाइसेस में आप राइम स्कीम लिखते हैं, मेटाफॉर लिखते हैं। मेटाफॉर का मतलब होता है कंपेयर करना, जैसे कैट को फॉग के साथ कंपेयर किया गया या फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया गया है, जैसे मेटाफॉर। तो इसमें मेटाफॉर में आपको लिखना है जो कि कैट की तरह है। एंड इसमें पर्सनिफिकेशन भी आपको लिखना है, जो कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में दिखाता है, जैसे यहाँ पे फॉग को एक कैट के रूप में दिखाया गया। तो इसमें पोएटिक डिवाइसेस है मेटाफॉर, पर्सनिफिकेशन, ये 2 हैं। राइम स्कीम नहीं है क्योंकि वो तो फ्री वर्स है ना, है ही नहीं राइम स्कीम। अगला चैप्टर है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, जिसके पोएट है ऑगडन नेस। अब इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो पहला है, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, हु इज कस्टर्ड एंड वाई डिड ही क्राई फॉर अ नाइस केव। जो कस्टर्ड था वो सबसे पहले बताना कौन है और वो एक नाइस सेफ की मांग क्यों कर रहा था, ये सब आपको लिखना है। तो कस्टर्ड इज बेलिंडाज पेट ड्रैगन। जो कस्टर्ड था वो कौन था, बेलिंडा का पेट ड्रैगन। वो एक नाइस सेव की को क्यों मांग रहा था, वो नाइस सेव एक सुरक्षित पिंजरा को क्यों मांग रहा था, क्योंकि ही वाज अ कावर्ड, वो एक डरपोक था। हु फियर्ड इजिली, वो बहुत जल्दी डर जाता था। एंड लुक्ड फॉर कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद को सुरक्षित रखना चाहता था, तो इस वजह से वो एक अच्छे पिंजरे की चाह रख रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड एवरीवन रिएक्ट आफ्टर कस्टर्ड एट द पायरेट। जब कस्टर्ड पायरेट को, यानी कि जो डाकू था, उसको अगर जब एट कर लेता है, खा जाता है, तो सभी लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं। तो बेलिंडा एम्बैरेस्ड कस्टर्ड बिकॉज ही हैड सेव्ड एवरीवन, वो सभी लोगों को बचाता है बाय द किलिंग पायरेट, पायरेट को मारकर। मस्टर्ड लिक्ड हिम टू शो हिज अफेक्शन व्हेन इंक एंड बिल ब्लिंक स्टार्टेड डांसिंग अराउंड कस्टर्ड आउट ऑफ हैप्पीनेस। जो बाकी उसके चारों तरफ जो होता है सब नाच गाना करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 54 है, व्हाट डिड एवरीवन डू व्हेन द पायरेट केम। जब पायरेट आता है तो सभी लोग क्या करते हैं, तो व्हेन द पायरेट केम बेलिंडा क्राइड फॉर हेल्प। बेलिंडा सबसे पहले मदद मांगने लगती है, चिल्लाने लगती है। मस्टर्ड रैन अवे विथ अ टेरिफाइड क्राई, जो मस्टर्ड होता है वो टेरिफाइड क्राई के साथ वो भागने लगता है। एंड इंक ट्रिकल टू द बॉटम ऑफ द हाउस, हाउस के बॉटम में चला जाता है। और जो ब्लिंक होता है वो छिप जाता है माउस होल में। यहाँ तक आया। बट जो कस्टर्ड होता है वो पायरेट के सामने वो जंप करता है और उसके साथ वो लड़ने लगता है। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। एंड लास्ट चैप्टर 10 है फॉर एनी ग्रेगोरी, जिसके जो पोएट हैं वो है विलियम बटलर ईट्स।
एंड इसमें ये वाला आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाई इज ओनली गॉड कैपेबल ऑफ लविंग एनी फॉर हरसेल्फ। एंड ये क्वेश्चन कर लेना, व्हाट डज द पोएट मीन बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पेट्स एट योर ईयर। ये अगर 2 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको और इस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% गारंटी आएगा। देखो हमने आप लोग को जो फर्स्ट फ्लाइट से 28 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो हमने कंफर्म कर दिया है। बाकी यहाँ पे देख लो मैंने फुटप्रिंट विदाउट फिट के भी क्वेश्चंस बनाए हैं। हालांकि इसकी वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा, इसमें से एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स के कंफर्म क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।